कई आजीवन लड़े, कई शहीद हुए। जिन्होंने जल, जंगल और जमीन से प्रेम किया वे अमर हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और छत्तीसगढ़ के महान व्यक्तित्व के एक नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचल में ऐसे कई क्रांतिवीर हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों से विरुद्ध विद्रोह करते हुए अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ऐसे ही एक वीर क्रांतिकारी थे गुंडाधुर। गुंडाधुर के जन्म की बात करें तो बस्तर के एक ग्राम नेतानार में इनका जन्म हुआ था और ये धुरवा जनजाति समुदाय से ताल्लुक रखते थे। भूमकाल विद्रोह जो 1910 में प्रारंभ हुआ, कैसे एक छोटे क्षेत्र से पूरे बस्तर क्षेत्र में फैल गया और इसका नेतृत्व गुंडाधुर ने किस प्रकार से किया, इस पूरे वीडियो में इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ जो पॉइंट एग्जाम जो जहां पर आपको लगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, वहां पर इसको मैं हाईलाइट करते चलूंगा। तो चलिए ये विद्रोह को प्रारंभ करते हैं। जो भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था, इसकी पूरी कहानी को मैं बताता हूं। इसको समझने से पहले आपको उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों को समझना बहुत ही जरूरी है। उस समय परिस्थितियां कैसी थी जिसके कारण भूमकाल विद्रोह हुआ, ये आपको जानना आवश्यक है। तो 1854 में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वह भी ब्रिटिश नियंत्रण में आ चुका था। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लाई थी और इसी के तहत हमारा जो छत्तीसगढ़ भी है वो ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। 1891 की बात करें तो काकतीय वंश जो बस्तर क्षेत्र में थे हमारे, उनके राजा थे भैरम देव, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके पुत्र होते हैं रुद्र प्रताप देव। चूंकि उस समय जो राजा रहते थे 1854 के पश्चात ब्रिटिश संरक्षण में शासन कर ले रहे थे, यानी उस समय जो राजा शासन कर रहे थे वह स्वतंत्र शासन ना करके ब्रिटिश के संरक्षण में शासन कर रहे थे। और चूंकि भैरम देव की मृत्यु हो जाती है, रुद्र प्रताप देव नाबालिग रहते हैं, उस समय बाल्यावस्था में रहते हैं, तो फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करते हैं ब्रिटिश, जिसका नाम होता है बैजनाथ पंडा। सब नाम को आप एकदम इंपॉर्टेंट है, सभी नाम को आप ध्यान में रखते चलिएगा जो जो नाम मैं बताते जा रहा हूं। उस समय शासक तो रहते हैं रुद्र प्रताप देव, भैरम देव की मृत्यु हो जाती है, बाल्य अवस्था में रहते हैं रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव नाम मात्र के वहां शासक रहते हैं, चूंकि वो छोटे रहते हैं। और वहां पर जो मुख्य जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया था वो बैजनाथ पंडा को नियुक्त किया गया था। उस समय भैरम देव के एक छोटे भाई भी रहते हैं, अर्थात रुद्र प्रताप देव के चाचा, जिनका नाम होता है लाल कालिंदर सिंह। इनको दीवान के पद पर बैठाया जा रहता है। उस समय ये दीवान रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये होता ही है कि ब्रिटिश जो भी नीतियां बनाते थे वे इनको एकदम उसको ध्यान से नहीं करते थे, यानी उसकी हमेशा उपेक्षा करते थे। ब्रिटिशों से इनकी जमती नहीं थी, एक प्रकार से कहें। लाल कालिंदर सिंह और ब्रिटिश की जो भी ये नीतियां बनाते थे उसके विपरीत ही हमेशा काम करते थे, क्योंकि इनका लगाव वहां के उस क्षेत्र के आदिवासियों के प्रति ज्यादा होता था। तो लाल कालिंदर सिंह और ब्रिटिश इनका टकराव चलता रहता था। चूंकि ब्रिटिश संरक्षण में ही शासन था तो शासन तो करना ही पड़ेगा, वे दीवान के पद पर थे। साथ ही साथ भैरम देव की एक और रानी रहती है जो कि रुद्र प्रताप देव की एक छोटी माता है, ये आप कह सकते हैं, या उनकी दूसरी माता है ये कह सकते हैं, स्वर्ण कुमारी देवी। इनकी भी भैरम देव के काल से ही उपेक्षा चली आती है। जो भी आदेश आता है उनमें इनसे कोई भी सुझाव नहीं लिया जाता है। तो इनके मन में एक प्रकार से ईर्ष्या की भावना रहती है, ठीक है। ये भी रानी थी लेकिन इनसे कोई सुझाव नहीं लिया जाता था, तो इनके मन में भी एक ईर्ष्या की भावना थी। और रुद्र प्रताप देव हालांकि उनके बेटे थे लेकिन खुद के बेटे नहीं होने के कारण थोड़ी ईर्ष्या की भावना उनमें भी रहती है। जब ब्रिटिश लाल कालिंदर सिंह को पद से हटा देते हैं, यानी दीवान के पद पर वे आसीन थे, उसके पद से भी हटा दिया जाता है, तब लाल कालिंदर सिंह ने ही 1910 में भूमकाल विद्रोह की नींव रखी थी। अर्थात अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भूमकाल विद्रोह के बारे में अगर पूछा जाए कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थी, तब तो आपको याद रखना है गुंडाधुर, जिसके बारे में अभी आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन इनके सूत्रधार कौन थे, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो ये हो जाएंगे लाल कालिंदर सिंह। क्यों किया, तो उनके दीवान के पद से हटा दिया। ये उनका एक प्रकार से कहें तो निजी विद्रोह भी था, जिसमें आगे चलकर आदिवासी भी शामिल होते हैं। कैसे शामिल होते हैं ये पूरी पृष्ठभूमि अभी देखेंगे। अब चूंकि ईर्ष्या की भावना थी जो स्वर्ण कुमारी देवी है उनके मन में, वो भी जाकर जुड़ जाती है लाल कालिंदर सिंह के साथ। अब ये विद्रोह इस समय देखिए परिदृश्य क्या बन रहा था। बस्तर अंचल में जो आदिवासी थे उनमें ब्रिटिश, चूंकि ब्रिटिश शासन था एक प्रकार से कहें, तो ब्रिटिश ऐसी ऐसी नीतियां ला रही थी, जैसे कुछ नीतियों की बात करें तो भूमि सुधार नियम ला रही थी, वन नीति ला रही थी, नई नई वन नीति, जिसमें वनों को आरक्षित कर दिया जाता था। अब आदिवासी वन में नहीं जा सकते थे, वहां की वस्तुओं को पेड़ नहीं काट सकते थे, वहां की वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकते थे।
शराब बंदी कर दी गई थी, चूंकि आदिवासियों का प्रमुख पेय पदार्थ था, शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है। बेगारी प्रथा चालू हो गई थी, यानी उनको काम तो कराया जाता था लेकिन उसके एवज में पैसे नहीं दिए जाते थे। पुलिस प्रशासन व्यवस्था लाई गई थी, ब्रिटिशों के द्वारा नई नई व्यवस्था लाई गई थी, जिसके अंतर्गत एक पुलिस प्रशासन व्यवस्था भी थी। आदिवासियों के बच्चों को स्कूल भेजा जाने लगा। ठीक है। और ये सारी चीजें, कुछ चीजें इसमें अच्छी भी थी, लेकिन आदिवासियों को उस समय ये लगा कि इससे हमारे जो स्वतंत्रता है उसमें हस्तक्षेप हो रहा है। ठीक है। क्यों? चूंकि आदिवासी शराब प्रिय होते थे, उनको शराब में प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक है। स्कूलों में उनको जाने के लिए बाध्य किया गया जो वो नहीं चाहते थे। ठीक है। तो इस प्रकार से आदिवासियों को लगा कि इनके जीवन में हस्तक्षेप हो रहा है और इससे भी वे बहुत ज्यादा क्रोधित थे। लाल कलिंदर सिंह इससे जो आप कहें तो अपने राजनीतिक दृष्टि से और आदिवासियों के हित के लिए भी वो इससे जो भूमकाल विद्रोह है उसमें आदिवासी भी जुड़ जाते हैं। और इन्हीं आदिवासियों में से नेतानार के जो गुंडाधुर रहते हैं उन्हीं को लाल कालिंदर सिंह इस विद्रोह का, भूमकाल विद्रोह का प्रमुख नेतृत्वकर्ता घोषित कर देते हैं। अब ये जो पूरा विद्रोह चलता है गुंडाधुर के नेतृत्व में ही चलता है। गुंडाधुर इस भूमकाल विद्रोह का एक प्रारूप तैयार करते हैं, एक योजना बनाते हैं और उसके तहत एक प्रारूप तैयार करते हैं। कैसा प्रारूप? आप मुख्य रूप से देखें तो कैसा एक छोटा सा विद्रोह देख रहे हैं, धीरे धीरे से पूरे बस्तर में व्यापक हो जाता है। गुंडाधुर के जो नेतृत्व की तुलना है तात्या टोपे से की जाती है, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। कैसे? क्योंकि जो तात्या टोपे थे वे बहुत ही तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते थे और स्वतंत्रता संग्राम की जो चिंगारी है उसको जला देते थे। ठीक उसी प्रकार गुंडाधुर भी बहुत ही तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान, अर्थात उस समय एक स्थान से दूसरे गांव में पहुंचकर लोगों को आह्वान कर इकट्ठा कर लेते थे और उन्हें भूमकाल विद्रोह में शामिल करने के लिए आह्वान करते थे। तो इनके जो विद्रोह की तुलना है, यानी इनकी जो तुलना है नेतृत्व की, तात्या टोपे से की जाती है। उन्होंने जो ये योजना का प्रारूप तैयार किया था उसमें कुछ प्रारूप को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि देखें तो उस समय जो मेन उनका प्रारूप था कि लोगों को, यानी जो समाज, जो आदिवासी लोग थे उनको ये किया जाता था, उनको ये करने के लिए कहा जाता था कि जो साम्राज्यवादी राजा हैं उनको अचानक से धावा बोलकर घेर कर बंदी बना लिया जाता था। ठीक है। ये उनका पहला प्रारूप था। दूसरे तरफ प्रारूप में उनका ये था कि बस्तर में जो भी टेलीफोन लाइनें आई हैं, जो भी डाक तार व्यवस्था चल रही है, यानी डाक पेटियों को ध्वस्त कर दिया जाता था, टेलीफोन लाइनों को तोड़ दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जा रहा था ताकि बस्तर से पूरे विश्व का जो संपर्क है वो तोड़ा जा सके, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप हो। तीसरा ये मुख्य कार्य किया जा रहा था, उनके मुख्य प्रारूप में ये था कि जो मार्ग थे, सड़क मार्ग, उनको ध्वस्त कर दिया जाता था। इससे क्या होता कि इससे जो फौज थी, जो ब्रिटिश फौज थी, वो इन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रही थी। और चौथा, वहां के जो उपस्थित सरकारी कर्मचारी थे, देखिए जो सामने में रहेगा उसी को ही ना पकड़ेंगे, तो उसी के कारण, उसी के तहत जो सरकारी कर्मचारी रहते थे उनको बंदी बना लिया जाता था और उन्हें या तो मार दिया जाता था। इस प्रकार से कार्य किया जा रहा था। इस विद्रोह में जो प्रमुख संकेत के रूप में यूज हो रहा था वो लाल मिर्च, आम की टहनी, धनुष बाण और एक मिट्टी का ढेला प्रयुक्त हो रहा था। इन्हीं को लेकर गांव गांव में घुमाया जाता था और लोगों को आह्वान किया जाता था कि वे आकर इस जो विद्रोह है उसमें शामिल हो, और इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे गुंडाधुर। तो यहां से आपको ये सारी चीजें क्लियर होने लग गई होंगी। अब देखिए इस विद्रोह का प्रारंभ कहां से होता है, तो 2 फरवरी 1910 का डेट याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और याद रखिएगा डेट 2 फरवरी 1910। इस दिन पूसपाल बाजार से, पूसपाल बाजार एक जगह है और वहां से लूट किया जाता है, वहां व्यापारियों को लूटा जाता है और इस विद्रोह का प्रारंभ भी यहीं से ही चालू होता है। तो आपके जो एग्जाम है वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूमकाल विद्रोह की शुरुआत कहां हुई थी, और ये प्रश्न शायद पूछा भी गया है। तो इसका शुरुआत हुआ था पूसपाल बाजार से 2 फरवरी को। आगे चलकर फिर 4 फरवरी 1910 को, 4 फरवरी 1910 को कुकानार बाजार को लूट लिया जाता है और इसके जो प्रमुख वहां पर नेतृत्व करता रहते हैं वे बुंटू और सोमनाथ थे, यानी बुंटू और सोमनाथ द्वारा ही यहाँ पर का जो मुख्य विद्रोह है वो किया जाता है। आगे इसी तारीख में बात करें तो 5 फरवरी 1910 को करंजी बाजार को लूट लिया जाता है और ये धीरे धीरे, ऐसा आप देख रहे होंगे कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है ये विद्रोह। 25 फरवरी 1910 को
गुंडाधुर के नेतृत्व में आप कहें तो एक डाफ नगर का विद्रोह होता है अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, तो धीरे धीरे ये विद्रोह पूरे बस्तर क्षेत्र में फैल जाता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से कैप्टन गियर और डी ब्रेड को भेजा जाता है। लगभग 5 से 6 मार्च के बीच 1910 में ही ये विद्रोह का दमन प्रारंभ होता है और लाल कालिंदर सिंह और स्वर्ण कुमारी को, जो स्वर्ण कुमार वहां की महारानी रहती है, जो भूमकाल नेतृत्व में सहयोग करती रहती है, इनको इन्हीं बीच में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इसका पूरा नेतृत्व आदिवासी गुंडाधुर के नेतृत्व में चल रहा है। ये पूरा जो नेतृत्व इन्हीं के नेतृत्व में चलता रहता है, पूरा जो विद्रोह रहता है। अब इस विद्रोह में अंग्रेजों और गुंडाधुर के नेतृत्व में जो आदिवासियों के मध्य विद्रोह होता है, बहुत ही भयानक विद्रोह होता है। और इस जो विद्रोह में अंग्रेज बुरी तरीके से पराजित होते हैं। अंग्रेजों को परास्त का सामना करना पड़ता है। वे लगभग इस परिस्थिति में आ गए थे कि वे आत्मसमर्पण करने वाले रहते हैं। जैसे ही आदिवासी जीत होती है तो वे जश्न मनाना प्रारंभ कर देते हैं। और इन्हीं बीच में सोनू मांझी अंग्रेजों के साथ मिलकर एक कुचक्र रखता है और आदिवासियों को बहुत ही ज्यादा मात्रा में मदिरा का पान करा देता है। मदिरा के पान से आदिवासी अचेत हो जाते हैं और इन अचेत अवस्था में आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कैसे सोनू मांझी एक षड्यंत्रकारी बनकर अपने जो आदिवासी भाई बंधु है उन्हीं की हत्या कर देता है और जो कैप्टन गियर रहते हैं उनकी प्राणों की यहाँ पर रक्षा करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सोनू मांझी जो है एक मुख्य विलेन के रूप में यहाँ पर सामने आता है। गुंडाधुर लेकिन जंगल में भागकर अंधेरे में छिप जाता है और कभी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आता है और फाइल भी इसी के बाद बंद कर दी जाती है। गुंडाधुर कभी भी किसी के हाथ नहीं लगता है और यह कहकर बंद कर दी जाती है फाइल कि गुंडाधुर को कभी किसी ने नहीं देखा है। भूमकाल के गीतों में आज भी गुंडाधुर के अंतिम युद्ध का वर्णन मिलता है और छत्तीसगढ़ सरकार भी गुंडाधुर के सम्मान में खेल के क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को गुंडाधुर सम्मान से सम्मानित करती है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे हम लोग एक नए महान व्यक्तित्व के साथ आपको अगले एपिसोड में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप इस सीरीज का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहां पर छत्तीसगढ़ के महान व्यक्तित्वों की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां से इसके पिछले जितने भी महान व्यक्तित्वों के बारे में बताया है वो भी आप वहां से सुन सकते हैं।